वो घड़ी थी जब समार कपूर ने मुझसे एक बार फिर अल्ट्रा थिन कॉन्डोम्स का डिब्बा मंगाया था। उसी वक्त मम्मी ने वो मैसेज देख लिया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। मम्मी काफ़ी देर तक चुप रहीं, फिर धीमी आवाज़ में बोली, मैं दे आती हूँ बेटा, तू 40 साल की उम्र में हुई थी मुझे। तुझे हद से ज़्यादा प्यार करने में कोई बुराई नहीं है, पर मैं तुझे ऐसे नीचा गिरते नहीं देख सकती। उसी लम्हे मैंने समर को हमेशा के लिए छोड़ देने का मन बना लिया। बाद में हर कोई हैरान था कि जिस लड़के के पीछे मैं 10 साल से पागल थी, उसे अचानक यूं छोड़ कैसे दिया। मैं बस मुस्कुरा दी और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, क्योंकि उसे प्यार करने से मेरी माँ का दिल टूटता। समर कपूर ने एक होटल रूम बुक किया था और हमेशा की तरह प्रोटेक्शन लाना भूल गया था। जब उसका मैसेज आया तब रात के 11 बज रहे थे। मैं शावर में थी और मैसेज मम्मी ने पहले देख लिया। बाहर आई तो कमरे की हवा भारी लग रही थी। टीपॉय पर पड़े फ़ोन की स्क्रीन बहुत तेज़ चमक रही थी। अनीता सक्सेना को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है, आधे घंटे में यहाँ पहुँचा दे। मम्मी को ज़्यादा पढ़ना नहीं आता था, पर बदकिस्मती से उसने वॉइस नोट भेजा था। शायद अनीता से उसका एक बड़ा क्लाइंट छीनने का गुस्सा था उस पर, इसलिए उसकी बातें आज कुछ ज़्यादा ही चुभने वाली थीं। कमरे की खामोशी और गहरी हो गई। मम्मी ने सिर झुका लिया था। समझ नहीं आ रहा था वो क्या सोच रही हैं। काफ़ी देर बाद बोली, अगर ये वही लड़का है जिसे तू चाहती है तो मैं दे आती हूँ। तू 40 की उम्र में हुई थी। माँ का प्यार कभी ज़्यादा नहीं होता, पर मैं तुझे इस तरह बेइज्जत होते नहीं देख सकती, इसलिए मैं ही चली जाती हूँ। कमरे में हल्का अंधेरा था, फिर भी मम्मी के बालों के सफ़ेद धागे बहुत साफ दिख रहे थे। समार से मुझे हाई स्कूल से प्यार था। उसके पीछे पीछे मैं दिल्ली की यूनिवर्सिटी तक गई। ग्रेजुएशन के बाद उसकी फैमिली कंपनी ज्वाइन की और एक हाई पेइंग जॉब हासिल की। उसने हमेशा मेरा ध्यान रखा, बर्थडे गिफ्ट्स दिए, अच्छी सैलरी दी। जब नई नई आई थी तो एक क्लाइंट डील में किसी ने मुझे परेशान किया। अगले ही दिन वो इंसान मुझसे माफ़ी मांगने आ गया। कुछ लोग जलन में मेरे मुंह पर ताने मारते, सिफारिश हो तो ऐसा ही होता है, लगता है मैडम मिसेस कपूर बनने की तैयारी में हैं। मुझे भी थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था। समार की ज़िंदगी में लड़कियां आती जाती रहीं। जब भी उसे ज़रूरत होती मैं सामान पहुंचा देती। जब किसी से दिल भर जाता तो वो मुझे पैसे देकर मामला संभालने को कह देता। सिर्फ अनीता ही थी जो लंबे समय से उसके साथ थी। समार उसे इतना पसंद करता था कि उससे शादी करना चाहता था। इतने सालों तक उसके साथ रहकर मैंने बहुत कुछ झेला था, पर आज अचानक ये सब एकदम बेमतलब लगने लगा। मैंने मम्मी से कहा, मैंने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है। फिर मैंने समार को ब्लॉक कर दिया। अगले ही पल उसका फ़ोन आ गया। उसकी आवाज़ में वही पुरानी बेपरवाही थी। इसका क्या मतलब है? नखरे दिखाने हैं तो कोई सही वक्त चुन। मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ। फिर थोड़ा रुक कर बोला, और जब आए तो अनीता से सामने से माफ़ी मांगना मत भूलना। माफ़ी उस बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए थी जो मैंने साइन किया था। अनीता का कहना था कि वो क्लाइंट उसका था। जैसे ही वो लड़की रोने लगी, समर का दिमाग खराब हो गया। उसने मेरी 2 महीने की सैलरी रोक ली, मेरी पूरी टीम को निकाल दिया और मुझे दूसरी पोजीशन पर ट्रांसफ़र कर दिया। मेरी 6 महीने की मेहनत एक झटके में बेकार हो गई। जब मैंने उससे बात की तो वो बस धीरे से हंस दिया। तुझे ये जॉब मेरी सिफारिश की वजह से मिली है, अफसोस किस बात का? और तेरी टीम के लोग तेरे अंडर रहकर कौन सा बड़ा तीर मार लेते? अगर वाकई टैलेंटेड होते तो तेरे नीचे काम ना कर रहे होते। इस बात को कई दिन बीत चुके थे, पर आज भी याद करके दम घुटता था। सीने में एक अजीब सी टीज उठी। बेइज्जती और शर्म से मेरा दम घुटने लगा। मैंने नज़रें झुकाईं और कहा, मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगी। अगर वो अब भी नाराज़ है तो मुझे नौकरी से निकाल दे। दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही। फिर वो हल्का सा हंसा। आवाज़ बेफिक्र थी, पर चिढ़ साफ महसूस हो रही थी। ठीक है, अगर तू सच में सब कुछ छोड़ सकती है तो छोड़ दे। मुझे नहीं पता था कि वो नौकरी छोड़ने की बात कर रहा था या खुद को। मैंने 10 साल समर के पीछे गंवाए थे। कोई भी देख सकता था कि मैं उससे कितना प्यार करती थी। हाई स्कूल के आखिरी साल में वो दिल्ली से हमारे स्कूल में शिफ्ट हुआ था। संजीदा, अलग और बड़े घर का लड़का, सब पर उसका यही इंप्रेशन था। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर था। चेहरे पर पिंपल्स थे, अकेली रहती थी, किसी से घुलती मिलती नहीं थी। घर के हालात ख़राब थे। सीलन भरा छोटा सा घर था जहाँ कपड़े भी ठीक से नहीं सूखते थे। मुझसे हमेशा एक अजीब सी बदबू आती रहती थी। क्लास में कोई मुझे पसंद नहीं करता था, लेकिन समार खुद आकर मेरे साथ बैठा। शायद उसे मुझ पर तरस आया था। वो मुझे बहुत सब्र से वो सम सिखाता जो मुझे कभी समझ नहीं आते थे। फिर कहता, पता है तू सच में बहुत स्मार्ट है। जब लोग मेरे बारे में फुसफुसाते तो वो अपने ईयरफोन्स का एक ईयरबड मुझे दे देता। उसमें कोई गाना नहीं चलता था, बस एक रेडियो कॉमेडी शो बजता रहता था जिसमें एक बंदा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता, ऐसे लोगों पर तो बिजली गिरनी चाहिए, तुम सब मर क्यों नहीं जाते। जब मैं दोपहर के खाने के 5 रुपये बचाने के लिए ठंडा पानी पीकर पेट भरती तो उसने मेरे कैंटीन कार्ड में 2000 रुपये डाल दिए थे।
मेरी एक शर्ट की कीमत से भी कम है, जब कमाने लगे तो लौटा देना, उसने बहुत हल्के से कहा था। शुरू में मुझे बहुत डर लगता था मैं इस अच्छाई के लायक नहीं हूँ। बाद में मैंने खुद को ये कहकर तसल्ली दी कि शायद मेरी ज़िंदगी अब तक इतनी बुरी रही, इसलिए किस्मत ने समर को मेरी मदद के लिए भेजा है। उसके बाद हम एक दूसरे से हर बात शेयर करने लगे। जब ग्रेजुएशन के बाद नौकरी ढूंढ रही थी तो इंटरनेट पर एक बात बहुत चल रही थी कि सबसे अच्छी जॉब्स तो रिश्तेदारों और पहचान वालों के लिए रिजर्व्ड होती हैं। मैं खुद को रोक नहीं पाई और उससे यह बात कह दी। वो एक पल के लिए चुप हुआ, फिर अपनी कॉलर ठीक करते हुए बोला, मैं हूं न तेरी पहचान, तू मेरे लिए काम कर ले। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, उससे प्यार होना बहुत कुदरती था। मुझे ये बात खुलकर कहने में शर्म आती थी, पर शायद मेरी भावनाएं बहुत साफ दिखती थीं, या फिर वो इतना समझदार था कि मेरे दिल का हाल ताड़ गया था। एक रात उसका फ़ोन आया, मुझे अर्जेंटली एक हेल्प चाहिए। मुझे एक लड़की से पहली नज़र में प्यार हो गया है, पर मैं प्रोटेक्शन लाना भूल गया। क्या तू लाकर दे सकती है? मेरे दिमाग में सन्नाटा छा गया, गला सूख गया और कुछ पल के लिए मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। एक लंबी खामोशी के बाद मैंने पूछा, मैं ही क्यों? वो धीरे से हंस दिया, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तेरे सिवा और किससे कहूँगा? फिर आवाज़ में थोड़ी सी गंभीरता लाकर बोला, तू आ रही है ना? बड़े लोग हर बात खुलकर नहीं कहते। उसका इशारा एकदम साफ था। मेरे दिल में उसके लिए जो गलत ख्याल थे, मुझे उन्हें दबा देना चाहिए था। अगर उस रात मैंने उसे 2 गालियाँ दी होती और फ़ोन काट दिया होता तो शायद हम कभी वो हद पार न करते, हम हमेशा के लिए दोस्त बने रहते। पर न जाने क्यों मैं फिर भी चली गई। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी, ड्रेनेज सिस्टम ठप हो गया था और सड़कों पर पानी घुटनों तक आ गया था। शायद मेरे दिमाग ने मुझे उस दर्द से बचाने के लिए वो यादें ही धुंधली कर दी। मुझे अब याद भी नहीं कि समार की वो अजीब सी नज़रों के सामने जब मैंने वो पैकेट उसे दिया तो मैं कितनी लाचार दिख रही होंगी। नहीं मुझे ये याद है कि मैं उस होटल से बाहर कैसे निकली। मुझे बस इतना याद है कि अंदर से उस लड़की ने हैरानी से पूछा था, कौन था? समार ने बेपरवाही से कहा, कोई नहीं, बस एक आम एम्प्लॉई है। वाह, पेट के लिए काम करना भी कितना मुश्किल है। मेट्रो बंद हो चुकी थी और बारिश इतनी तेज़ थी कि कोई कैब नहीं मिल रही थी। पास में कोई आईडी कार्ड भी नहीं था, इसलिए होटल में कमरा भी नहीं ले सकती थी। मेरे पास पानी से भरी सड़कों पर पैदल तैरते हुए घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली की हवा चेहरे पर किसी जंग लगे चाकू की तरह छुप रही थी। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। होटल से घर तक पैदल पहुंचने में मुझे 3 घंटे लगे। जब तक घर पहुंची मुझे तेज़ बुखार हो चुका था। बाद में कानों में इन्फेक्शन भी हो गया। उसी रात मम्मी का फ़ोन भी आया था। उन्होंने कहा था कि वो कुछ दिन मेरे साथ रहने आ रही हैं। फ़ोन के दूसरी तरफ से समर की आवाज़ तैरती हुई आई, वैसी ही लापरवाह और बेफिक्र जैसी हमेशा होती थी। तू आ रही है ना? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस फ़ोन काट दिया। मैं नहीं जा रही थी, ना उस रात और ना अब कभी। बाहर खिड़की पर बारिश की बूंदें ज़ोर ज़ोर से टकरा रही थीं और मेरे कान में फिर से मीठा मीठा दर्द होने लगा। दर्द इतनी तेज़ी से फैला कि जैसे पूरे सिर में आग लग गई हो। मैंने अनजाने में ही अपनी उंगलियों से माथा दबा लिया। मम्मी पास ही खड़ी थीं, एकदम बेबस। दिल्ली में मेरे साथ बिताए सालों में वो कभी खुश नहीं रहीं। वो मेरे घर में बहुत संभल कर चलती थीं, जैसे हमेशा डर रहता हो कि उनसे कोई गलती न हो जाए, क्योंकि उन्हें इस बात का मलाल था कि वो मेरे करियर में कभी मेरी मदद नहीं कर पाईं। इसलिए उन्होंने न जाने कैसे मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ना और खुद को ढालना सीख लिया था, जबकि अब मैं उनका खर्च उठा रही थी। सब कुछ उल्टा हो चुका था। मैंने खुद को संभाला और ऐसा दिखाया जैसे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप मेरी चिंता मत करो मम्मी, वो कोई मेरा पसंद का बंदा थोड़े ही है। वो तो बस एक बेदर्द कैपिटलिस्ट बॉस है। आपको तो पता ही है कि दिल्ली में कितना कंपटीशन है। मेरे कुछ दोस्त तो काम के बाद अपने बॉस के बच्चों को भी संभालते हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनके चेहरे का तनाव कम नहीं हुआ। मुझे पता था कि उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। आखिर मैंने दिल्ली में सालों काम किया था और कंपनी में धीरे धीरे ऊपर चढ़ी थी। यहाँ तक कि सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को भी मेरी इज्जत करनी पड़ती थी। कोई यूं ही मुझ पर हुक्म नहीं चला सकता था या मेरी बेइज्जती नहीं कर सकता था। पर मैं इतनी थक चुकी थी कि सफाई देने की हिम्मत नहीं थी। जब मैं छोटी थी तो उन्हें सब बताती थी, क्या खाया, क्या पिया, स्कूल में क्या हुआ। उनसे कुछ नहीं छिपाती थी। पर समर के पीछे भागते भागते हमारे बीच धीरे धीरे एक दीवार खड़ी हो गई थी। एक अनजानी दूरी आ गई थी और मुझे समझ ही नहीं आता था कि उनके सामने अपना दिल कैसे खोलूं या क्या कहूं। मैं बस इतना ही कह पाई, मम्मी प्लीज़ चिंता मत करो। मैं बहुत टाइम से नौकरी छोड़ना चाहती थी। बहुत रात हो गई है, अब सो जाना चाहिए। मैं पलटने लगी तभी पीछे से एक टूटती हुई आवाज़ आई, चिंता कैसे न करूं। मैं एक बार तेरी कंपनी गई थी। मैंने देखा था कि वो तेरे साथ कितना बुरा बर्ताव करता है।
मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि सोचूं वो किस वाक़े की बात कर रही हैं। मैं उससे बात करने गई थी। मैं चाहती थी कि वो तेरे साथ अच्छे से पेश आए, पर उसने मुझसे कहा कि तुझे ये नौकरी सिर्फ सिफारिश की वजह से मिली है। उसने कहा कि तूने पहले ही उससे कहीं ज़्यादा हासिल कर लिया है जिसकी लोग सपने में उम्मीद करते हैं, इसलिए थोड़ा सा दुख झेलना तो तेरे लिए वरदान जैसा है। उसने ये भी कहा कि ये तो तेरी खुशकिस्मती है कि तू इतनी समझदार है कि ये बात समझती है। उनकी आवाज़ कांप रही थी, पर मेरे जैसी माँ पाकर तेरी किस्मत ही खराब निकली। कंपनी से रिज़ाइन करने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था। जब मैं ऑफिस पहुंची तो देखा कि अनीता पहले से ही मेरी डेस्क पर कब्जा जमाए बैठी है। वो पूरी सेल्फ एश्योरेंस के साथ मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। मैंने तो बस 2 बूंद आंसू बहाए थे और समार ने मुझे तेरी पोजीशन दे दी। वो कहता है कि मैं उसकी सबसे प्यारी कैनरी हूँ। मुझे गुस्सा नहीं आया। मैंने बस शांत आवाज़ में पूछा, मुझे लगा समार तेरे बिना नहीं रह सकता। क्या तुम दोनों शादी नहीं करने वाले थे? फिर तू खुद को उसकी कैनरी क्यों कह रही है? क्या बात है, इतने सालों से मिस्ट्रेस बने बने अब कुछ और बनना भूल गई क्या? मेरी बात सीधे उसके कलेजे में जा लगी। उसका नया नया मासूम चेहरा गुस्से से अजीब सा ऐंठ गया। तुझे अभी भी नहीं पता कि समार तेरे बारे में क्या कहता है? वो कहता है कि तेरी नीयत साफ नहीं है और तू काम के लायक नहीं है। वो कब से तुझे निकालना चाहता था। अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है कि ये अनफेयर है। काबिल लोग ही ऊपर जाते हैं। उसके होंठ मुड़े, चाहे ऑफिस हो या बेड। पहले तो उसने अपनी आवाज़ धीमी रखी थी, पर गुस्सा उस पर हावी हो गया और वो हर शब्द के साथ तेज़ होती गई। जब उसने इन बेड कहा तो उसकी आवाज़ चीख में बदल गई। ली कॉप में कंपटीशन बहुत गंदा था। ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ इतने बिजी रहते थे कि दिन भर पानी का एक घूंट पीने का वक्त नहीं मिलता था। पर अब सबने अपना काम रोक दिया था। ऑफिस की हर नज़र हम पर टिक गई थी, उत्सुकता से भरी हुई। अनीता ने महसूस किया कि सबकी नज़रें उसी पर हैं और उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया। मुझे याद आया जब पहली बार समार ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया था। तब भी वो ऐसी ही बचकानी और ड्रामा क्वीन थी। उसकी सोच बहुत छिछली थी और लोगों को भड़काने के उसके तरीके भी बहुत सस्ते थे। मैं अक्सर सोचती थी कि ब्रेकअप के बाद समार मुझे उसे पैसे देकर मामला रफा दफा करने को कहेगा तो उसमें कितना टाइम लगेगा। समर में सब्र बहुत कम था और उसे हमेशा नई नई चीज़ें पसंद आती थीं। उसकी ज़िंदगी में लड़कियों की कभी कमी नहीं रही। उसकी चमड़ी के हर इंच पर किसी न किसी की लिपस्टिक के निशान लगे रहते थे। शायद इस बार वाकई प्यार था। आज भी मुझे समझ नहीं आता कि समर को अनीता में ऐसा क्या दिखा। उसने अपने दांत पीसे पर आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। फिर उसने डेस्क से इंसुलेटेड थर्मोस फ्लास्क उठाया और मेरे चेहरे पर फेंकने की कोशिश की। वो भूल गई थी कि उसने हाई हील्स और टाइट पेंसिल स्कर्ट पहन रखी है। शुरुआती सालों में जब समर का कंपनी में पैर पूरी तरह नहीं जमा था तो मैं उसकी जगह कितनी ही बिजनेस डिनर्स में जाती थी। मुझे हाई स्लिट वाली ड्रेसेस या टाइट स्कर्ट्स पहननी पड़ती थी, साथ में वो पतली पेंसिल हील्स। मुझे इन सब से नफरत होने लगी थी। इसीलिए जैसे ही मेरे हाथ में थोड़ी अथॉरिटी आई, मैंने ड्रेस कोड ही बदल दिया। फॉर्मल मौक़ों पर एम्प्लॉयज़ को टेलर ट्राउजर्स और सूट्स पहनने की छूट थी और आम दिनों में कैजुअल कपड़े चल जाते थे। इसीलिए अनीता इतनी धीरे चल पा रही थी। उसकी स्कर्ट उसके कदमों को बांध रही थी। मैंने उसके हाथ से वो थर्मस फ्लास्क बिना किसी खास मेहनत के छीन लिया। फिर पूरे दम से उसे अनीता के चेहरे की तरफ घुमाया। बस उसके चेहरे से 2 इंच दूर जाकर रुक गई। उसकी डरी हुई आंखों में देखते हुए मैंने अपनी आंखें सिकोड़कर एक मुस्कान दी। सॉरी, ये मेरा थर्मस है। जॉयस केलर, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि तुम ऐसा कुछ भी कर सकती हो। पीछे से एक तंजिया हंसी गूंजी। मैंने मुड़कर देखा। समर के चेहरे पर एक हिकारत भरी मुस्कान थी। अनीता शायद उस झटके से बाहर आई और तुरंत उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। इसने मुझे मारने की कोशिश की। रो क्यों रही हो? समर ने पूछा। अगर तुम्हारा मन है तो तुम भी इसे एक थप्पड़ मार दो। अनीता का चेहरा खिल उठा। वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ी और मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। मैं बिल्कुल शांत खड़ी रही। मुझे नहीं पता कि समर के दिल में मेरी क्या औकात थी। शायद प्यार ने उसके दिमाग को इस कदर सड़ा दिया था कि उसे लगता था वो मेरा इस्तेमाल जैसे चाहे कर सकता है, अनीता के मनोरंजन का खिलौना बना सकता है। इसलिए इस बार वो थर्मस अनीता को नहीं लगा। वो सीधे समर के चेहरे पर जाकर बजा। अनीता ने हड़बड़ी में अपने हाथ से उसका चेहरा ढका और चीखी, क्या तुम पागल हो गई हो? पूरे ऑफिस में हड़कंप मच गया। मैंने सीधे समार की फटी आंखों में देखा। अगर पुलिस बुलानी है तो बुला लो, मैं कॉपरेट करूंगी। मेडिकल करवा लो, जितना खर्चा आएगा मैं दे दूंगी। फिर मैंने थोड़ा रुककर कहा, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। जैसे ही मेरी दोस्त लिंडा को पता चला कि मैंने रिज़ाइन कर दिया है, उसका फ़ोन आ गया। गुस्से में आकर कोई फैसला मत ले। आजकल जॉब्स आसानी से नहीं मिलती। हर साल ढेरों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं और तुझे रिप्लेस करने के लिए नए लड़कों की पूरी भीड़ तैयार खड़ी है।
एक बार तूने समर को छोड़ दिया तो तुझे कभी इतनी अच्छी पोजीशन नहीं मिलेगी। मैं मानती हूँ कि तेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, पर दूसरों के लिए काम करने वाले हर इंसान को जिल्लत झेलनी ही पड़ती है। तुझे बड़े पिक्चर के बारे में सोचना चाहिए। मेरा सिर भारी हो रहा था, जैसे उसमें हवा भर गई हो। बारिश के शोर के बीच उसकी आवाज़ बहुत दूर से आती हुई लग रही थी। मुझे उसके शब्द मुश्किल से समझ आ रहे थे। लिंडा पहले बहुत गुस्सैल हुआ करती थी और अन्याय उससे बर्दाश्त नहीं होता था। जब उसे पहली बार पता चला था कि मैं समर के लिए काम करने लगी हूँ तो उसने इसी टोन में मुझे डांटा था। समर तेरा इस्तेमाल एक ढाल की तरह कर रहा है। वो तुझे हर ड्रिंकिंग पार्टी में ले जाता है, तुझे लाल ड्रेसेस पहनाता है ताकि तेरी टांगे दिखे और वो तेरी जगह तुझे पिला सके। क्या तूने कभी आईने में खुद को देखा है? तुझे अंदाज़ा भी है कि तू कितनी अट्रैक्टिव है। वो तेरा फ़ायदा उठा रहा है। तुझे ये दिखता क्यों नहीं? बेशक मुझे दिखता था, पर मुझे उससे फ़ायदा भी तो बहुत मिला था। मैं कहीं भी काम करती, अगर समर मेरा इस्तेमाल ना करता तो कोई और बॉस करता, और समर बाकी बॉसेस से कहीं ज़्यादा दिलदार था। मैं खुद तैयार थी। मैंने खुद को ये मानने के लिए मना लिया था। इसलिए मैंने लिंडा को जवाब दिया था, जिसका कोई इस्तेमाल भी ना कर सके उसकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा दुखद होती है। तब मैं कितनी कॉन्फिडेंट लग रही थी, पर आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि मुझे उतनी अक्ल थी ही नहीं जितना मैं सोचती थी। शायद मुझे लिंडा की बात मान लेनी चाहिए थी और पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए था। समर मुझे बहुत भारी सैलरी देता था। ग्रेजुएशन के कुछ ही सालों के भीतर मैंने दिल्ली में अपना घर और गाड़ी दोनों खरीद लिए थे। दुनिया के हिसाब से तो मैं कामयाब थी, फिर थोड़ी सी बेइज्जती से क्या फ़र्क पड़ता था। आखिर उसने मुझसे यही तो कहा था कि उसकी रात हसीन बनाने के लिए कोई सामान पहुंचा दूं। दूसरे बॉसेस तो शायद इससे भी बुरा मांगते। उसके लिए मेरी भावनाएं एक तरफा थीं। उसने मुझसे कभी कोई वादा नहीं किया था। शायद मुझसे ऐसे काम कराने का मतलब यही था कि वो मुझे अपना पक्का दोस्त मानता था। बार बार मैं इन्हीं तर्कों से खुद को समझाती रही, पर इस बार मैं बात को आई गई नहीं कर सकी। मैं बार बार यही सोचती रही कि जब मेरी माँ ने समर को बेपरवाही से अपनी बेटी को होटल में अल्ट्रा थिन कॉन्डम्स पहुंचाने का ऑर्डर देते सुना होगा तो उन्होंने क्या सोचा होगा। जब उसने ये कहा कि माँ कभी मेरे किसी काम नहीं आई तो उस 1 मिनट के लंबे सन्नाटे में उनके दिल पर क्या बीती होगी। उस बात ने मुझे दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा तकलीफ दी थी। वो मंजर जैसे मेरे दिमाग में छप गया था। जब भी याद आता कलेजा छलनी कर देता। अब मैं आंखें मूंद कर समर के पीछे नहीं भाग सकती थी। मैं इसे यूं ही भूल नहीं सकती थी। मैंने उससे कांटेक्ट करने के सारे रास्ते डिलीट कर दिए और अपनी वर्क ईमेल से अपना रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया। उसका जवाब अगले दिन तक नहीं आया। रिजेक्टेड। कल से टाइम पे ऑफिस आओ। मुझे हंसी आ गई। अगर मैं न जाऊं तो वो क्या ही उखाड़ लेगा, चाहे तो जिंदगी भर मेरी सैलरी और बेनिफिट्स भरता रहे। मैंने दिल्ली वाला अपना फ्लैट किराए पर चढ़ा दिया। लोकेशन बहुत अच्छी थी और मैंने किराया भी कम रखा था, इसलिए एक ही दिन में टेनेंट मिल गया। ये फ्लैट मैंने कंपनी के तीसरे साल में खरीदा था और समर ने इसमें एक मोटी रकम लगाई थी। उस वक्त उसने कहा था, कपूर फैमिली के वो बूढ़े भेड़िए किसी नोच खाने वाले जंगली जानवरों से कम नहीं हैं। जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। ग्रेजुएशन के बाद से तू मेरी हर प्लानिंग में मदद कर रही है। तब दिन बुरे थे और मैंने तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दी थी। समझ ले, यह वही हिसाब बराबर कर रहा हूँ। हम दोनों ने मिलकर उस फ्लैट को सजाया था। उसने बड़े हक से कहा था, मैं यहाँ बहुत वक्त बिताने वाला हूँ तो ये मेरी पसंद के हिसाब से ही डिज़ाइन होना चाहिए। मेन गेट पर डिजिटल कीपैड लॉक था और उसे कोड पता था, बस वो दोबारा कभी आया ही नहीं। मम्मी के पास अपना कहने को बहुत कम सामान था। वो मेरे घर में भी किसी मेहमान की तरह रहती थी, हमेशा इस डर में कि कहीं मुझे कोई तकलीफ न हो जाए। वो होटल की डिस्पोजेबल चप्पलें पहनती थीं और एक ही तौलिए से मुंह पोंछती थीं और नहाती भी थीं। मैं काम में इतनी अंधी थी कि कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं बस उन्हें पैसे दे देती और कहती कि जो चाहिए खरीद लो, पर उन्होंने कभी कुछ नहीं खरीदा। यहाँ तक कि जब वो मुझसे मिलने आई तो 10 घंटे से ज़्यादा ट्रेन की जनरल बोगी में बैठकर आईं। मैंने हम दोनों के लिए प्लेन की 2 टिकटें बुक की। ये मम्मी का पहला हवाई सफ़र था। वो पूरी राह मेरे पीछे पीछे चलती रहीं। मैं देख सकती थी कि वो बहुत खुश थीं। सीट पर बैठने के बाद भी वो लगातार खिड़की से बाहर देखती रहीं। जब इंसान को आखिरकार शांत बैठने का वक्त मिलता है तो दिमाग भटकने लगता है। पहली बार मैंने समर के साथ अपने रिश्ते को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखने की कोशिश की। मेरे आसपास कोई दोस्त नहीं था। समर के अलावा मेरी मैसेज लिस्ट सालों साल शांत ही रहती थी। उस तूफानी रात के बाद मुझे लगा था कि हमारे बीच सब खत्म हो चुका है, पर अगले ही दिन वो ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस आया और मुझे डॉक्टर के पास ले गया। साल दर साल उसके आसपास की कुछ लड़कियां मेरे साथ बड़े कड़वे तरीके से पेश आती थीं।
समर हमेशा उन्हें खुश करने के लिए मेरी बेइज्जती करना पसंद करता था। बाद में वो किसी न किसी तरह उसकी भरपाई कर देता था। जब भी वो उदास या चिड़चिड़ा होता, अचानक गायब हो जाता था, मैसेज भेजना बंद कर देता और ऑफिस में मुझे किसी अजनबी की तरह ट्रीट करता। हर बार मैं हमारी पुरानी बातें एक एक लाइन करके स्क्रॉल करती, ये ढूंढने की कोशिश करती कि मैंने क्या गलत कह दिया जिससे वो नाराज़ हो गया। फिर ठीक उसी वक्त जब मैं उसे भूलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार होती, वो ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाता। कभी वो मुझे कोई अनकट जेमस्टोन की रिंग देता तो कभी मोतियों का हार। जब उसका मूड होता तो मेरे लिए खुद खाना भी बना देता। फिर बड़ी बेपरवाही से कहता, इन पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत बिजी था, या फिर मेरे लिए तू हमेशा बाकी सब लड़कियों से अलग रही है। उसका रिजेक्शन कभी पूरी तरह से नहीं होता था। वो मुझे ज़मीन पर पटकता, फिर इतनी मीठी चीज़ थमा देता कि मैं उसके करीब ही बनी रहूं। वो नहीं चाहता था कि मैं उससे चिपकी रहूं, पर उसे इस बात का भी डर था कि कहीं मैं उसके पीछे भागना बंद न कर दूं। भले ही मेरा बर्ताव लाचार और दयनीय रहा हो, पर उसका बर्ताव भी कौन सा शरीफाना था। प्लेन बादलों से ऊपर उठ गया और नीचे का शहर छोटा होते होते गायब हो गया। मैं वापस नहीं जाने वाली थी, कभी नहीं। अब मैं उस रिश्ते को घसीटने और बचाने की कोशिश में खुद को नहीं थकाऊंगी जो कभी असल में था ही नहीं। अब दोबारा कभी नहीं। मेरा होम टाउन देहरादून बहुत शांत और सुकून भरा था। वहाँ पहाड़ों वाली वही हल्की सी नमी थी और अक्सर बारिश होती रहती थी। शायद मैं बहुत सालों से काम में इतनी अंधी थी कि कभी ठीक से सो ही नहीं पाई थी। घर लौटने के बाद मैं दिन रात बस सोती ही रहती थी। मैं हमेशा थकी रहती, जैसे पिछले कई सालों की थकान मेरे जिस्म के हर कोने में छिपी बैठी हो और फूटने के लिए बस इसी पल का इंतजार कर रही हो। यहाँ तक कि पुरानी बातें याद करना या सोचना भी थका देने वाला लगता था। मम्मी की तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया था। उन्होंने तो अपनी एक नई दोस्त भी बना ली थी, जिसका नाम उन्होंने दादू रखा था। जब भी मेरी आंखें आधी खुलती और बंद होती, मुझे उन दोनों की बातें सुनाई देती। वो हर वक्त मेरी फिक्र में घुली जाती थीं। दादू कहता है कि किसी पुराने रिश्ते के दर्द से उबरने का सबसे तेज़ तरीका है कि कोई नया रिश्ता शुरू किया जाए। मैंने तेरे मिलने के लिए एक लड़का देखा है, क्या तू अरेंज मैरिज वाले रिश्ते के लिए मिलना चाहेगी? दादू कहता है कि जवान लड़कियों को ताकत वाला खाना खाना चाहिए, इसलिए मैंने तेरे लिए पनीर और टमाटर की सब्जी बनाई है। मुझे कोई गुस्सा या चिढ़ नहीं आती थी, बस किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी ही नहीं बची थी। फिर एक दिन मैं इतनी देर तक सोती रही कि जब आंख खुली तो आधी रात हो चुकी थी। मुझे हॉल में मम्मी की आवाज़ सुनाई दी, दादू ओ दादू, मेरी बेटी न कुछ खाती है न पीती है, बस दिन भर सोती रहती है, मैं क्या करूं? एक मशीन जैसी एआई वॉइस ने जवाब दिया, जब बच्चा बिस्तर से उठने से मना करे तो ये ज़रूरी है कि उसका एक सही रूटीन बनाया जाए और उसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाई जाए। माँ बाप को ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं दिखाना चाहिए। मम्मी ने बीच में ही बहुत धीमी आवाज़ में कहा, पर मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि उसे थोड़ा सा खुश कैसे करूँ। मेरा गला सूख गया, मुँह से एक शब्द नहीं निकला। मैं बस वहीं खड़ी होकर उन्हें देखती रही, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। शायद माँ और बेटी के बीच वाकई कोई न बोला जाने वाला एहसास होता है। जैसे उन्हें मेरे होने की आहट मिल गई हो। उन्होंने अचानक अपना सिर घुमाया। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाती, हमारी नज़रें मिल गईं। फिर वो मुस्कुराईं और मेरे नंगे पैरों की तरफ इशारा किया। जब तू 2 साल की थी तो तुझे जूते पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था। तू ऐसे ही नंगे पैर भाग कर आती थी और छुप छुप कर मुझे देखती थी, बिल्कुल ऐसे ही। तब तू किसी छोटे से बछड़े की तरह गोल मटोल और तंदुरुस्त हुआ करती थी। मैंने बेबसी से अपने सूट का कोना भींच लिया। बिजनेस डिनर्स में मुझे हमेशा पता होता था कि कब क्या बोलना है, पर आज मेरे पास एक शब्द भी नहीं था। उन्होंने सिर झुकाया और बोलना जारी रखा। मुझे अक्सर तेरे पापा से डिवोर्स लेने का मलाल होता है, भले ही मैंने तेरी कस्टडी लेने के लिए कितनी ही लड़ाई क्यों ना लड़ी हो। कभी कभी लगता है कि अगर मैंने थोड़ा और बर्दाश्त कर लिया होता तो तू ऐसे बिना बाप के परिवार में बड़ी ना होती। अगर मैंने 20-20 रुपये ज़्यादा कमाने के लिए दिन रात ओवरटाइम न किया होता तो मेरे पास तेरे साथ बिताने के लिए थोड़ा ज़्यादा वक्त होता। शायद तब तू प्यार के लिए इतनी भूखी न होती कि किसी की ज़रा सी हमदर्दी पर अपना पूरा दिल उठाकर उसे दे देती। मैं हमेशा तुझे हर तकलीफ से बचाना चाहती थी, पर तूने वहाँ वो सब झेला जहाँ मेरी नज़र भी नहीं पहुँच सकती थी। मैंने तुझे बड़ा करने में बहुत बड़ी गलती कर दी। उस लम्हे अपराध बोध ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। एक लंबे सन्नाटे के बाद मैंने पूछा, आपने कहा था ना कि मेरे लिए कोई लड़का देखा है, क्या मैं कल उससे मिल सकती हूँ? फिर मैंने थोड़ा रुककर कहा, और मुझे टमाटर और अंडे वाली मैगी खानी है। जिस लड़के से मिलने का इंतज़ाम उन्होंने किया था वो किसी सरकारी महकमे में काम करता था। उसकी अकड़ का कोई जवाब नहीं था। मिलते ही उसने मुझ में कमियां निकालना शुरू कर दिया। आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो क्या हुआ अगर आप पहले बहुत ज़्यादा सैलरी कमाती थीं? अगर आप इस छोटे से शहर में आ जाएंगी
तो शायद मेरे जितना भी नहीं कमा पाएंगी। आपको कोई ना कोई जॉब तो करनी ही पड़ेगी। अगर हमारी शादी होती है तो हमें तुरंत बच्चा करना होगा। मेरी माँ ने बहुत दुख देखे हैं। आपको उनकी इज्जत करनी होगी और उनका ख्याल रखना होगा। अभी मैं सोच ही रही थी कि उसे क्या जवाब दूं, तभी मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने अपनी उंगली उठाकर उस लड़के को चुप रहने का इशारा किया। वो चिढ़ गया पर कुछ बोला नहीं। हेलो। दूसरी तरफ से काफ़ी देर तक खामोशी रही। वो समर था। उसकी आवाज़ में एक बेबसी थी। मैंने तुझे अपना गुस्सा निकालने दिया ना? अब बहुत हुआ। नखरे दिखाने की भी एक हद होती है। तूने फ्लैट का लॉक कोड बदल दिया, अब मैं तुझे ढूंढ भी नहीं सकता। मैं ध्यान रखूंगा कि अनीता तेरे सामने बार बार ना आए। वापस आ जा, तुझे तेरी पुरानी वाली पोजीशन वापस मिल जाएगी, ठीक है? तू मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, आखिर कर क्या रही है तू? मैं 2 सेकंड के लिए चुप रही। मैं रिश्ते के लिए एक लड़के से मिलने आई हूँ। उसकी सांसें रुक गईं। अगले ही पल मुझे फ़ोन पर किसी चीज़ की दीवार से टकराकर टूटने की आवाज़ सुनाई दी। कॉल कटने के बाद मैंने टेबल के उस पार देखा। उस लड़के की जो पीठ थोड़ी देर पहले तनी हुई थी वो अचानक ढीली पड़ गई। फिर उसने अपने कांटे से नूडल्स का एक बड़ा सा टुकड़ा मुंह में ठूंस लिया। वो जानबूझकर ज़ोर ज़ोर से चबाने और मुंह से आवाज़ निकालने का नाटक कर रहा था। मैंने कुछ देर उसे देखा। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता है कि तुम यहाँ किसी और से रिश्ते के लिए मिलने आए हो? वो एकदम सन्न रह गया। आपको कैसे पता चला? मैंने उसके फ़ोन कवर की तरफ इशारा किया जिस पर एक प्यारा सा हेलो किटी का डिज़ाइन बना था, फिर उसकी कलाई पर बंधे काले हेयर बैंड की तरफ। आखिर में मैंने उसकी जैकेट की तरफ देखते हुए कहा, ये तो कपल मैचिंग जैकेट है। उसने अपनी पीठ सीधी की और बहुत तमीज़ से सिर झुकाकर माफ़ी मांगी। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे घरवाले मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे यहाँ भेजा है। उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो बहुत भावुक है और मुझसे बहुत नाराज़ हो जाएगी। मैंने अपनी नज़रें नीची की और उसकी बात बीच में ही काट दी। अगर तुम अपने घरवालों के सामने खड़े होकर उसे साफ साफ जवाब नहीं दे सकते तो उसे अभी सच बता दो। उसे झूठे दिलासे में रखकर उसका दिल मत दुखाओ। वो हैरान रह गया, फिर उसने हाँ में सिर हिलाया। मैं सब ठीक कर लूँगा। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मेरा उस पूरी मुलाकात से मन पहले ही भर चुका था और ये सब सुनने के बाद मैंने वहाँ से निकलने की तैयारी कर ली। उसने जल्दी जल्दी कहा, बिल के पैसे मैं दे देता हूँ। आखिर मैंने ही आपका टाइम बर्बाद किया है। फिर थोड़ा रुककर बोला, क्या हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सचेंज कर सकते हैं? हम अब भी दोस्त बन सकते हैं। मैंने ना में सिर हिलाया और अपने पर्स से कुछ कैश निकाला जो बिल का आधा हिस्सा चुकाने के लिए काफ़ी था। ये पर्स मम्मी ने ही मेरे लिए तैयार किया था। इस भागदौड़ भरी दुनिया में भी उनका हमेशा यही कहना था कि पास में थोड़ा कैश ज़रूर होना चाहिए। नहीं, मुझे आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना। जब मैं घर वापस आई तो मम्मी ने बड़ी उम्मीद से पूछा कि डेट कैसी रही। उनकी उम्मीदों से भरी नज़रों के सामने मैं चुप हो गई। वो तुरंत समझ गईं और मुझे दिलासा देने के लिए मुस्कुराईं। कोई बात नहीं बेटा, मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया है जहाँ अच्छे अच्छे लड़कों के रिश्ते आते हैं। अगली बार तेरे लिए कोई बेहतर लड़का चुनूंगी। मैंने हाँ में सिर हिलाया, फिर वहीं खड़ी होकर उन्हें गौर से देखने लगी। मम्मी अपनी जवानी के दिनों में बहुत खूबसूरत हुआ करती थीं और कितने ही लोग उनके पीछे पड़े थे, पर मेरे पापा ने तो बस एक लाल रंग की मखमली कमीज से उनका दिल जीत लिया था। शादी के बाद उन्हें पता चला कि वो सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करना जानता है, हद से ज़्यादा शराब पीता है और जुआ खेलता है। मम्मी को सही वक्त पर नुकसान से पीछे हटना आता था। वो उस शादी से बिल्कुल खाली हाथ बाहर निकल आईं। उनके पास मेरे सिवा कुछ नहीं था। उन्हें अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक था। शुरुआत में वो पफ स्लीव्स वाले ब्लाउज और पैंट पहनती थीं और गर्म लोहे की चिमटी से अपने बालों को कर्ल किया करती थीं। पर जब से उन्होंने धूल से भरी उस फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, वो सब कहीं गायब हो गया। उनकी सिलाई मशीन दिन रात चलती थी, फिर भी मुझ में हिम्मत बांधने के लिए उनके पास ताकत बच ही जाती थी। मन लगाकर पढ़ाई कर बेटा, एक बार जब तेरी माँ अच्छे पैसे कमाने लगेगी तो तुझे किसी दिन कश्मीर घुमाने ले जाऊंगी। शायद कश्मीर उन्हें ज़्यादा दूर नहीं लगा, इसलिए उन्होंने बड़े यकीन के साथ आगे जोड़ा, और जब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी तो तुझे विदेश ले जाऊंगी। उस दौर में ज़्यादातर लोगों के लिए विदेश घूमना ही कामयाबी की सबसे बड़ी पहचान हुआ करता था। वो हमेशा तेज़ चलती थीं, एकदम पक्की और इरादों की पक्की। बचपन में मैं हमेशा उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तेज़ भागने की कोशिश करती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इतनी तेज़ भागने लगूंगी और इतनी दूर निकल जाऊंगी कि उन्हें बहुत पीछे छोड़ दूंगी। आखिरकार मैंने पूछा, मम्मी क्या आप कहीं घूमने चलना चाहेंगी? उनकी नज़रें फ़ोन की स्क्रीन पर ही टिकी रहीं और उन्होंने हाथ से मुझे जाने का इशारा किया। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं बची। वैसे भी बाहर की दुनिया सुरक्षित नहीं है, तुझे भी अब सफ़र नहीं करना चाहिए। मैंने ना में सिर हिलाया। हम विदेश नहीं जा रहे हैं, हम कश्मीर जा रहे हैं।
उनकी नज़रें आखिरकार स्क्रीन से हटकर मेरे चेहरे पर आईं। पर कश्मीर तो बहुत महंगा होगा ना? क्या तेरे लिए बहुत झंझट नहीं हो जाएगा? और वो तो इतनी दूर है, वहाँ जाना भी कितना मुश्किल होगा। उनके हर शब्द से यही लग रहा था कि वो जाना नहीं चाहती, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और खुशी साफ दिख रही थी। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैंने पहले ही कितना वक्त गंवा दिया है। अब मैं और वक्त बर्बाद नहीं कर सकती थी। जिंदगी में पहली बार मैं अपनी माँ को फिर से पालना चाहती थी और उन्हें वो सब कुछ देना चाहती थी जो कभी उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया था। मैंने अगले हफ्ते के लिए हमारी फ़्लाइट्स बुक कर दी। वो पूरा हफ्ता मैंने उनके लिए नए कपड़े खरीदने में बिताया। इंटरनेट पर मिलने वाले उन अजीब से मेकओवर वाले वीडियोस की तरह मैंने उन्हें कोई गुलाबी फ्रॉक या बचकाने कपड़े नहीं पहनाए जिससे वो ज़बरदस्ती कम उम्र की लगे। मैं बस उन्हें कुछ अच्छी दुकानों पर ले गई, उनकी शख्सियत के हिसाब से कुछ महंगे और खूबसूरत सूट चुने और साथ में एलिगेंट ज्वेलरी ले ली। बस इतने से ही उनका पूरा रूप बदल गया। फिर मैंने कुछ मिनट लगाकर इंटरनेट पर उनका एक अकाउंट बनाया और सो विशेस फॉर मॉम नाम की एक वीडियो सीरीज़ शुरू कर दी। पहला एपिसोड था हमारी कश्मीर की यात्रा। हम ट्यूलिप गार्डन गए, जहां आसमान के नीचे रंग बिरंगे फूलों की चादर दूर दूर तक फैली हुई थी। हमने तंदूर की गर्मा गर्म कश्मीरी रोटी खाई और उस बेकर को देखा जो जलते हुए तंदूर में आधा झुककर रोटियां लगा रहा था। बाद में एक भीड़ भरी सड़क से गुजरते हुए मुझे एक अलग ही धुन सुनाई दी। वो आवाज़ एक छोटी सी मामूली सी दुकान से आ रही थी। अंदर दाढ़ी वाला एक बंदा अजीब से कपड़े पहने एक साज बजा रहा था। उसने हमारे सामने तार छेड़े। इसे रबाब कहते हैं। क्या आप अंदर आकर देखना चाहेंगी? मम्मी को जवानी में संगीत का बहुत शौक था। हमारा घर कभी पुराने गानों के कैसेट से भरा रहता था और मैं उनकी आंखों की हसरत तुरंत ताड़ गई। क्या मेरी माँ इसे बजाकर देख सकती हैं? जैसे ही वो साज उनके हाथों में आया, उन्होंने हल्के से तारों को छुआ और उनकी आंखें चमक उठीं। मैंने रबाब की तरफ इशारा किया। मम्मी, आपने कहा था ना कि आपको अपने पहले वीडियो के लिए कोई आइडिया नहीं मिल रहा। अब मिल गया। मम्मी हर काम बहुत लगन से करती थीं। उन्होंने पूरे एहसास को बड़े ध्यान से रिकॉर्ड किया, जैसे उन्हें कोई बहुत ज़रूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई हो। जो बात वो नहीं जानती थीं वो ये थी कि उनके अंदर कहानी सुनाने का एक कुदरती हुनर था। उन्हें एडिट करने वाला सॉफ्टवेयर समझ नहीं आता था और न ही बैकग्राउंड म्यूज़िक डालना आता था, इसलिए उन्होंने सबसे आसान तरीका चुना। वो खुद ही वीडियो में अपनी आवाज़ देती थीं और अपनी कहानी अपनी ज़ुबान में सुनाती थीं। मेरे घर में 4 बच्चे थे, पर स्कूल सिर्फ एक ही जा सकता था। मैं बहुत समझदार थी, इसलिए सबसे पहले मैंने ही कहा कि मैं रुक सकती हूँ। बाद में फैक्ट्री में एक प्रमोशन आया। मैं और एक दूसरी वर्कर उसके दावेदार थे। सुपरवाइज़र ने कहा कि किसी एक को पीछे हटना होगा और सब मेरी तरफ देखने लगे। तब भी मैं समझदार ही बनी रही। मैंने कहा कि मैं रुक सकती हूँ क्योंकि आगे कोई और मौका मिल जाएगा। मैं खुद से हमेशा यही कहती रही कि थोड़ा इंतज़ार कर लेती हूँ। न जाने कैसे मैं समझौता करती चली गई और मेरी पूरी ज़िंदगी यूं ही निकल गई। मैं चुपचाप सुनती रही। बचपन से ही मुझे पता था कि हमारी किस्मत हमेशा थोड़ी सी कम पड़ जाती है। हम में से किसी को यकीन नहीं था कि इंटरनेट कभी उन्हें चुनेगा, पर मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी इतनी मेहनत इंटरनेट के कचरे में कहीं खो जाए। इसलिए मैंने उनके वीडियो को प्रमोट करने के लिए पैसे खर्च किए। पैसे काफ़ी लगे, पर खुशकिस्मती से मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनकी इस ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री को लोगों ने बहुत पसंद किया। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। वो ऐसे दिखाती जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक रात देर गए मैंने उन्हें टेबल लैंप की रोशनी में फ़ोन को घूरते देखा। जब मैं पास गई तो देखा कि वो एक डिक्शनरी देख रही थीं। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, किसी चोरी पकड़े गए बच्चे की तरह डिक्शनरी को पीठ पीछे छिपा लिया। फिर पूछा, क्या तुझे लगता है कि मेरी उम्र के इंसान के लिए अब ठीक से पढ़ना लिखना सीखना बहुत देर हो चुकी है? हमने कुछ दिन और कश्मीर में ही रुकने का फ़ैसला किया। मेरी पुरानी कॉर्पोरेट लाइफ अब किसी पिछले जन्म की कहानी जैसी लगने लगी थी। फिर एक दिन एक खूबसूरत झील के किनारे मेरी मुलाकात अपने कुछ पुराने सहकर्मियों से हो गई। वो लोग कंपनी के ट्रिप पे आए हुए थे। उनमें से एक ने सबसे पहले कहा, जॉयस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दूसरे ने तुरंत जोड़ा, समर सर तो तुम्हारे चक्कर में लगभग पागल ही हो चुके हैं, तुम्हें पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं। मुझे लगा जैसे पागल समर नहीं, मैं हो रही हूँ। ट्रिप पर अपने पुराने ऑफिस के लोगों से टकराना, इससे बुरी किस्मत और क्या हो सकती थी। मैंने अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान ला दी। वह मुझसे क्यों ढूंढ रहा है? मैं अब वहाँ काम नहीं करती। एक लड़की तो ऐसे आगे बढ़ी जैसे हम बरसों पुरानी सहेलियां हों और उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैंने बिना जाहिर किए अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा और वो तुरंत शिकायत करने लगी, जॉयस, समार सर ने तुम्हारी पोस्ट अभी तक खाली रखी है। उन्होंने तुम्हारी किसी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया, यहाँ तक कि तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दी है। इतने दिनों से तुम जितने दिन बाहर हो वो सब पेड लीव में गिना जा रहा है। वो सच में तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं। वही पुरानी कहानी।
जब भी मैं अपना मन बना लेती कि अब मुझे जाना है, समार अचानक एक सच्चा और वफादार आशिक बनने का नाटक शुरू कर देता। उसकी ज़िंदगी से लड़कियां कभी ख़त्म नहीं हुई, पर वो ऐसे दिखाता जैसे मेरे बिना जी ही नहीं सकता। मेरा सब्र का पैमाना भर चुका था। उसे अनीता से शादी करके उसे सिक्योरिटी देनी चाहिए, न कि किसी दूसरी लड़की के जाने का ढिंढोरा पीटना चाहिए। उस लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। शादी? उन्होंने तो अनीता को घर से बाहर फेंक दिया। वो मुझे मेरे जाने के बाद की पूरी कहानी सुनाने के लिए उतावली हो रही थी, जैसे कब से इस बात को पेट में दबाकर बैठी हो। मुझे उन सब बातों को सुनने में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। मैंने बस एक फॉर्मल मुस्कान दी, जो कुछ भी मैं छोड़ आई हूँ उसे कचरे में फेंक दो। मैं वापस नहीं आने वाली। और ऑफिस के बाहर, प्लीज़ ऐसे दिखाना जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं। इस मुलाकात ने मेरा मूड ख़राब कर दिया था, इसलिए मैं मम्मी को लेकर वापस गाड़ी की तरफ बढ़ गई। अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट भी नहीं की थी कि लोगों का एक हुजूम भागता हुआ हमारे पास से गुजरा। उन्हें लीड करने वाला बंदा वही दुकान वाला था जो रबाब बजा रहा था। उस वक्त वो बदहवास होकर चिल्ला रहा था, क्या किसी के पास एईडी है? हमें इमरजेंसी में एईडी चाहिए। मैं तुरंत गाड़ी से बाहर निकली और अपनी डिग्गी से एईडी और फर्स्ट एड किट निकालकर उसे दे दी। मम्मी के साथ ट्रैवल कर रही थी, इसलिए मैंने हर तरह की इमरजेंसी की तैयारी कर रखी थी। उसने हाथ में एक विजिटिंग कार्ड थमाया। मेरा नाम टॉमस है। हम जो भी सामान इस्तेमाल करेंगे मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। कार्ड पर लिखा नाम मुझे जाना पहचाना सा लगा। थोड़ा सोचने के बाद आखिरकार मुझे याद आया कि मैंने यह नाम कहाँ देखा था। वो कभी दिल्ली की एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी का चेयरमैन हुआ करता था। एक ज़माने में पूरी इंडस्ट्री में उसका नाम चलता था। फिर अचानक जब उसका करियर बिल्कुल बुलंदियों पर था, उसने खुद ही सब कुछ छोड़कर इस्तीफा दे दिया था। मैं काफ़ी देर तक वहीं इंतज़ार करती रही। फिर टॉमस वापस आया। उसने दुकान वाले वो अजीब से कपड़े उतार दिए थे और सिंपल वर्क क्लॉथ्स पहन लिए थे। बिना उन दिखावटी कपड़ों के उसकी पर्सनैलिटी बहुत दमदार लग रही थी। चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, पर आवाज़ में वही नरमी थी। हमें खबर मिली थी कि एक लड़की 2 दिन से गायब है। हम दिन रात उसे ढूंढ रहे थे और आखिरकार वो मिल गई, पर तभी हमारा एक रेस्क्यू वॉलंटियर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। आपकी मौजूदगी हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, आज रात हम एक छोटी सी सेलिब्रेशन पार्टी रख रहे हैं। मैं आपको और आपकी मम्मी को इनवाइट करना चाहता हूँ। उसकी नज़रें मुझ पर टिकी थीं। क्या मुझे आपका शुक्रिया अदा करने का मौका मिलेगा? कैंपफायर के आसपास कश्मीरी धुन बज रही थी। मैंने उससे पूछा, आप तो दिल्ली में इतनी बड़ी कंपनी चलाते थे ना, फिर ये रेस्क्यू टीम वाला काम कैसे शुरू कर दिया? उसने हंसते हुए जवाब दिया, कंपनी चलाना तो बस मेरा साइड बिजनेस था, असली प्रोफेशन तो मेरा यही है। मैंने कंधे उचका दिए। हर किसी के अपने राज होते हैं। कुछ देर खामोशी छाई रही। टॉमस ने मुझे थोड़ी देर गौर से देखा, फिर अपना फ़ोन निकालकर एक पुरानी न्यूज़ रिपोर्ट खोली। मुझे धुंधला सा याद आया कि सालों पहले मैंने ये खबर देखी थी, हालांकि तब मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। एक ढलती उम्र का आदमी ट्रैकिंग के दौरान उफनती नदी में गिर गया था। खुशकिस्मती से एक दूसरे ट्रैकर ने उसे देख लिया। उसने अपनी पूरी जान लगाकर उस आदमी को किनारे फेंक दिया, पर तब तक वो खुद इतना थक चुका था कि पानी से बाहर नहीं निकल पाया। उस बर्फीले पानी में उसकी जवान जिंदगी खत्म हो गई। टॉमस ने उस आर्टिकल में दिख रहे लड़के की तरफ इशारा किया। ये मेरा बड़ा भाई था, एंड्रू किम। जब उसकी मौत हुई वो सिर्फ 24 साल का था। आज मैं उससे कई साल बड़ा हो चुका हूँ। अगर वो आज भी 24 का ही होता तो उसे मुझे बड़ा भाई कहना पड़ता। उसकी नज़रें कहीं दूर टिक गईं। मैं बस यही सोचता रहता हूँ कि काश उस वक्त कोई उसे बचाने के लिए वहाँ होता तो शायद कहानी कुछ और होती। इसीलिए मैं यहाँ आया और इस रेस्क्यू टीम से जुड़ गया। माहौल काफ़ी भारी हो गया था, इसलिए मैंने बात बदलने की कोशिश की। क्या आप मेरी कहानी सुनना चाहेंगे? आप तो ज़िंदगी को बहुत करीब से देख चुके हैं, शायद मुझे कोई अच्छी सलाह दे सके। उसकी दिलचस्पी जाग उठी। उसने अपनी ठुड्डी को हाथ पर टिकाया और मुझे आगे बोलने का इशारा किया। जब तक मेरी बात खत्म हुई उसके चेहरे के भाव अजीब से हो चुके थे। मैं बातें थोड़ी साफ साफ कहता हूँ, उसने बड़े संजीदा होकर कहा। तुम्हें शायद मेरी सलाह पसंद ना आए, कोई बात नहीं, मैं झेल लूँगी। उसने 4 शब्दों में अपना फैसला सुना दिया। वो नीच है, तुम बेवकूफ़ हो। मेरा सारा सब्र जवाब दे गया। आपको सच में बातों को संभाल कर कहना नहीं आता ना? टॉमस ने हवा में हाथ उठाकर मुझे शांत होने का इशारा किया। तुम बचपन से ही प्यार और अपनेपन के लिए तरसती रही हो, पर दिल की बहुत साफ और वफादार हो। तुम बस एक शांत और सुखी परिवार चाहती थी, पर तुम्हें प्यार भी उस लड़के से हुआ जो रिश्तों को सिर्फ टाइम पास समझता था। इतना ही नहीं, तुम खुद को दिलासा देती रहीं कि एक दिन वो सुधर जाएगा, सिर्फ तुमसे प्यार करेगा और तुम्हारे साथ अपना घर बसाएगा। तुम खुद विरोधाभासों से भरी हुई हो। मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने जानबूझकर ऐसा रास्ता नहीं चुना। मेरी जिंदगी में बाकी सब आए और चले गए, बस वही एक इंसान था
जो हमेशा टिका रहा। मुझे उसकी आदत हो गई थी। टॉमस का मूड थोड़ा हल्का हुआ। उसने रोस्टेड लैम लेग का एक टुकड़ा उठाया और एक बाइट ली। चबाते हुए बोला, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का कोई बेस नहीं है। तुम असल में क्या चाहती हो तुम्हें खुद नहीं पता। तुम्हारा अंदर से मन इतना खाली है कि तुम दूसरों में सिक्योरिटी ढूंढती हो। मैं तुरंत थोड़ी सीरियस होकर बैठ गई। गुरुदेव, फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसने हड्डी नीचे रखी और मेरे कंधे को थपथपाया। तुम्हें कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी होगी जिससे तुम सच्चा प्यार कर सको, जिसमें तुम खुद को पूरी तरह झोंक सको। वो चीज़ कोई मर्द नहीं हो सकता। वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें पूरी जिंदगी संभाल कर रख सके। मैंने सोचने के लिए सिर झुका लिया। उसने हल्के से मेरे बाल खींचे और मुझे ऊपर देखने पर मजबूर किया। ये सब तुम बाद में सोचना, अभी तो हमें इस अलाव के चारों तरफ डांस करना चाहिए। जब तक मम्मी रबाब पर एक पूरी धुन बजाना सीख गई, हमने कश्मीर से आगे निकलने का फैसला कर लिया। जब टॉमस को ये खबर मिली तो उसने हमें सी ऑफ करने के लिए उस दिन अपनी दुकान बंद रखी। निकलने से ठीक पहले उसने बहुत सीरियस होकर मेरी तरफ देखा। अगर हमारी ज़िंदगी में आने वाला हर इंसान कुछ न कुछ छोड़कर जाता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वो सुकून छोड़कर जाऊँ जिससे तुम खुद से प्यार करना सीख सको। काश तुम खुद को वैसी ही अपना सको जैसी तुम हो। उसके बाद हमारा सफ़र रुका नहीं। हम दोनों माँ बेटी पूरे देश की सैर पर निकल पड़े। हमने बर्फ से ढके पहाड़ों को पार किया और पोताला पैलेस पहुँचे। चूँकि बसंत का मौसम था तो हम चाका सॉल्ट लेक भी गए, जहाँ मैंने मम्मी की इतनी खूबसूरत तस्वीरें खींची जितनी उनकी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं खींची थी। फिर हम कुछ दिन मनाली में रुके। वहाँ की ज़िंदगी इतनी शांत और सुकून भरी थी जैसे लगा वक्त ही थम गया हो। आखिरकार हम अपने शहर देहरादून वापस लौट आए। उन वीडियोज़ की वजह से मम्मी ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार बहुत सी नई चीज़ें एक्सपीरियंस की। वो स्कीइंग करने गईं, कॉन्सर्ट अटेंड किया, घुड़सवारी की और गोल्फ भी खेला। उन्होंने अपने दिन का हर एक घंटा खुशी से भर लिया। वो एक्सरसाइज करती, किताबें पढ़ती और वीडियो शूट करती, खुद को हर वक्त बिजी रखती। वो कहती थीं कि 100 विशेज़ तो कभी पूरी ही नहीं होंगी। इसके बाद वो 200 विशेज़ पूरी करना चाहती थीं, फिर 300। वो मुझसे अब भी उतना ही प्यार करती थीं जितना पहले करती थीं। बस अब उनके पास अपने लिए भी बहुत कुछ करने को था। जब उनके अकाउंट पर 1 लाख फॉलोअर्स हो गए तो उन्होंने एक लाइव स्ट्रीम करने का फैसला किया। फिर उन्होंने मुझे घर से बाहर भगा दिया और कहा कि जाकर एक बॉटल रेड वाइन ले आऊं ताकि बाद में हम सेलिब्रेट कर सकें। मैं जानती थी कि वो अपने फॉलोअर्स से अकेले में खुलकर बातें करना चाहती थीं। सुपरमार्केट में ऑफर चल रहा था और गैलरी लोगों से खचाखच भरी थी। मैं भीड़ से रास्ता बनाती हुई वाइन वाले सेक्शन की तरफ बढ़ी, पर देखा कि जो बॉटल मम्मी को पसंद थी वो सबसे ऊपर वाले शेल्फ पर रखी थी। मैं उसे उतारने के लिए अभी एड़ियों के बल उचकी ही थी कि मेरा फ़ोन लगातार वाइब्रेट होने लगा। मैंने फ़ोन चेक किया तो पता चला कि हमारे पुराने क्लास टीचर ने क्लास रियूनियन रखने के लिए अच्छा खासा खर्चा करने का प्लान बनाया है। जो व्हाट्सएप ग्रुप सालों से शांत पड़ा था वो अचानक जिंदा हो उठा था। मैं बचपन से ही ज़्यादा घुलने मिलने वाली लड़की नहीं थी और अपने पुराने क्लासमेट से कहने के लिए मेरे पास कुछ खास नहीं था। ऐसे ग्रुप चैट में इनविटेशन एक्सेप्ट या डिक्लाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। सन्नाटा ही अपने आप में एक जवाब होता है। तभी किसी ने मुझे सीधे टैग कर दिया, वैसे क्या जॉयस केलर रियूनियन में आ रही है? ग्रुप चैट में एकदम सन्नाटा छा गया। मेरे कान में फिर से वो दर्द होने लगा। जिस रौबदार और हक जमाने वाले अंदाज में ये सब अरेंज किया गया था, उसमें एक अजीब सी जानी पहचानी बू थी जिसने मुझे अंदर तक असहज कर दिया। मैंने बिना किसी झिझक के टाइप किया, नहीं, मैं बिजी हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है। उसके बाद किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। कुछ देर बाद हमारे पुराने टीचर का मुझे पर्सनल मैसेज आया, सच कहूँ तो समार तुम्हें ढूंढ रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम रियूनियन में आओगी तो वो स्कूल के लिए एक नई लाइब्रेरी बनवा देंगे। तुम खुद वहाँ पढ़ी हो तो जानती ही हो कि बच्चों के पास कोर्स के बाहर पढ़ने के लिए किताबें तक नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि समार मुझे क्यों ढूंढ रहा था, और सबसे बड़ी बात, वो ऐसे कैसे बिहेव कर सकता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं कड़वाहट से मुस्कुराई, फिर जानबूझकर संजीदा होकर जवाब दिया, उसने जो भी वादा किया है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उन बच्चों के पास पढ़ने के लिए किताबें हैं या नहीं, इससे भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्लीज़ मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए उनका इस्तेमाल मत कीजिए। समार और मेरे लिए यही बेहतर होगा कि हम कभी एक दूसरे की शक्ल न देखें। मैंने फ़ोन नीचे रखा और एक लंबी सांस छोड़ी। वाइन की बोतल अभी सबसे ऊपर वाले शेल्फ पर रखी थी, पर अब मेरा हाथ बढ़ाने का मन नहीं कर रहा था। मैं पलटने ही वाली थी कि पीछे से एक आवाज़ आई, जॉयस। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक हैंडसम लड़का खड़ा था जिसका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे हम पुराने दोस्त हों। उसने बिना किसी मशक्क़त के हाथ ऊपर उठाया और वो बोतल उतारकर मुझे थमा दी। फिर वो मुस्कुराया, हम हाई स्कूल में एक साथ बैठते थे और तुम मुझे इतनी जल्दी भूल भी गई? मैंने काफ़ी देर उसे गौर से देखा,
तब जाकर पहचाना विसेंटे और मैं वाकई हाई स्कूल में कुछ वक्त के लिए डेस्क पार्टनर रहे थे। हालांकि उसके साथ मेरी यादें कोई बहुत अच्छी नहीं थीं। वो हमेशा लड़कियों को छेड़ता रहता था और मजाक उड़ाता था। हर ब्रेक में मेरी सीट पर कोई न कोई दूसरी लड़की बैठी होती थी। उसने मुझे बड़े अजीब अजीब निकनेम दे रखे थे और बिना किसी वजह के मुझे देखकर मुस्कुराता रहता था। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने हिम्मत जुटाकर पूरी क्लास के सामने फाइनेंशियल एड के लिए स्पीच दी थी तो वही पहला इंसान था जो खड़ा होकर बोला था, इसे किसी की तरस की ज़रूरत नहीं है। वो याद आते ही मुझे इतनी चिढ़ हुई कि मैंने उसका हाथ नज़रअंदाज किया और आगे निकलने की कोशिश की। तुम तब मुझसे नफरत करते थे, अब मुझसे बात क्यों कर रहे हो? वो वहीं जम गया। फिर एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोला, मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता था? मैं तो एक नंबर का बेवकूफ़ था। मुझे कोई पसंद था और उसे जताने के लिए मैंने सारे गलत तरीके अपनाए। मैं रुक गई। उसने आगे जोड़ा, वैसा कुछ नहीं था जैसा तुम सोच रही हो। चलो बाहर चलकर आराम से बात करते हैं। उसने मुझे बहुत सी बातें बताईं। जब उसे पता चला कि मेरी पूरी किशोरावस्था इनसिक्योरिटी से जूझते हुए बीती थी तो वो अजीब से अविश्वास के साथ हंस पड़ा। तुम कभी आईना नहीं देखती थीं, इसलिए तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम हाई स्कूल में भी कितनी खूबसूरत थी। यहाँ तक कि तुम्हारे चेहरे के वो थोड़े से पिंपल्स भी तुम पर जंचते थे। हमारी क्लास के बहुत से लड़के तुम्हें पसंद करते थे। तुम्हारे घर में ज़्यादा पैसे नहीं थे पर तुम बहुत स्ट्रांग थीं। दिक्कत ये थी कि तुम सबको खुद से दूर रखती थीं। तुम हमेशा इतनी बेरुखी से पेश आती थीं कि किसी की तुम्हारे पास आने की हिम्मत ही नहीं होती थी। तुम्हें याद है तुमने उस स्पीच में क्या कहा था? मुझे एक एक शब्द याद था। मैं इनसिक्योर ज़रूर थी पर मेरी खुददारी बहुत बड़ी थी। मैंने क्लास के सामने सीधे खड़े होकर कहा था, मेरे माँ बाप का डिवोर्स हो चुका है और मेरे पापा इसी लायक थे। मुझे गर्व है कि मेरी माँ उनसे अलग हो गईं। मेरा परिवार इतना गरीब है कि कभी कभी खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। मेरी माँ दिन के सिर्फ 70 रुपये कमाती हैं, फिर भी मैं इस क्लास के टॉप 3 स्टूडेंट्स में आती हूँ। हर एक बात कबूल करने के साथ मैंने तुरंत अपनी रक्षा में कुछ न कुछ जोड़ दिया था ताकि कोई मुझे नीची नज़रों से न देख सके। विसेंटे ने कंधे उचकाए, मेरा मतलब बिल्कुल यही है। तुम कमाल थी। क्लास में किसी की हिम्मत नहीं थी कि तुम्हारे करीब आ सके। फिर समार आया और उसके बाद तुमने हम में से किसी पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। सच तो ये है कि हम सब चाहते थे कि तुम खुश रहो। मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत कड़वाहट झेली थी पर यह अचानक मिली हमदर्दी मुझे और ज़्यादा असहज कर रही थी। मैं बस रूखे से अंदाज में इतना ही कह पाई, अच्छा अब समझा। अफसोस कि तब हम में से किसी ने यह बात साफ साफ नहीं कही। वो फिर मुस्कुराया, अगर हम वक्त में पीछे जा पाते तो क्या तुम्हें मेरे जैसा लड़का पसंद आ सकता था? मुझे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं, इसलिए मैंने 2 कदम पीछे हटकर थोड़ी दूरी बना ली। विसेंटे ने तुरंत दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, रिलैक्स, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर उसने मुझे अपना फ़ोन दिखाया। स्क्रीन पर 3 लोगों की फैमिली फ़ोटो थी। बड़े ड्रामेटिक अंदाज में बोला, तुम्हें तो पता ही है कि हमारे शहर में लोग कितनी जल्दी शादी कर लेते हैं। मेरा बच्चा तो अब इतना बड़ा हो गया है कि छोटे मोटे काम करने भाग जाता है। मैं सच में बहुत बहुत खुश हूँ। अलग होने से पहले उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। मैंने जो पहले कहा वो मजाक था, पर मैं सच में दिल से चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। मुझे लगने लगा था कि समार मेरी ज़िंदगी में वाकई किसी श्राप की तरह आया था। जब से मैंने उसे छोड़ा था मेरे दिन बहुत हसीन बीत रहे थे, पर वो सारा अच्छा मूड उस पल छूमंतर हो गया जब मैंने मुड़कर उसे देखा। समार थोड़ी दूर एक अंधेरी गली के साए में खड़ा था। मुझे नहीं पता कि वो कितनी देर से मुझे ताक रहा था। उसका वज़न बहुत घट गया था और उसके वो हमेशा सलीके से रहने वाले कपड़े आज अस्त व्यस्त थे। उसे दोबारा देखकर मुझे एहसास हुआ कि प्यार भी कितनी अजीब और रहस्यमयी चीज़ है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके साथ जीने मरने को तैयार रहते हैं। वो मांग ले तो अपना दिल निकालकर हथेली पर रख दे, पर एक बार जब प्यार खत्म हो जाता है तो दिल बिल्कुल पत्थर हो जाता है, जैसे किसी बहुत बड़े बोझ से मुक्ति मिल गई हो। और जब वो एहसास एक बार चला जाता है तो कभी वापस नहीं आता। समार भी मुझे ही घूर रहा था। शायद उसके पास पूछने के लिए बहुत सारे सवाल थे। वो लड़का कौन था? क्या इतने दिनों बाद भी मुझे उसकी ज़रा सी भी याद नहीं आई? पर उसके मुंह से जो पहला लफ्ज़ निकला वो था, तूने हमारा फ्लैट किराए पर क्यों चढ़ा दिया? उसकी आवाज़ में दर्द की एक हल्की सी कसक थी। मुझे तुरंत चिढ़ छूट गई। हमारा फ्लैट? वो हमेशा से मेरा फ्लैट था। वो दूसरों की चीज़ों पर इतनी बेशर्मी से अपना हक जताने में इतना माहिर कैसे था? वो तेज़ी से आगे बढ़ा और मेरा हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके जिस्म से सिगरेट की भारी बदबू आ रही थी। पता नहीं उसने कितनी सिगरेटें फूंक डाली थीं। पास मत आना, मैंने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। वो वहीं थम गया और नज़रें झुका लीं जैसे उसे बहुत गहरी चोट लगी हो। जॉयस, जब से तू गई है मैंने एक एक पल सिर्फ तेरे बारे में सोचा है। मुझे याद आया कि तेरे कान में कितना दर्द रहता था
मैं तुझे दिल्ली के किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाना चाहता था। मुझे याद आया कि उन बिजनेस डिनर्स के बाद तेरा पेट कितना दुखता था। मैं तेरे लिए एक पर्सनल डॉक्टर रखना चाहता था। अनीता बहुत नखरीली थी। मुझे लगा तुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसे दूर भेज दिया। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा। मुझे आखिरकार अपनी भावनाओं का एहसास हो गया है। मेरे दिल में सिर्फ तू है। फिल्मों और वेब सीरीज में अक्सर उन आवारा लड़कों की तारीफों के पुल बांधे जाते हैं जो आखिरकार सुधर जाते हैं। बुरे लोगों की सच्ची मोहब्बत का जश्न मनाया जाता है, पर क्या ऐसे घटिया लोगों के पास सच में सच्चा दिल होता है? मुझे उसके दिल का तो पता नहीं, पर मुझे अपनी बेइज्जती साफ महसूस हो रही थी। उसने मेरे साथ, अनीता के साथ और उन तमाम लड़कियों के साथ गलत किया था जिन्होंने उसे सच्चा प्यार किया था। मैंने घिन से एक कदम और पीछे हटाया और साफ शब्दों में कहा, मुझे अनीता से कोई दिक्कत नहीं है। जलन होना, नखरे दिखाना और प्यार में तसल्ली चाहना एक आम लड़की का हक है जो किसी से प्यार करती है। इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे नफरत इस बात से है कि तुझे सब कुछ चाहिए था, और मुझे खुद से नफरत है कि मैंने इतनी बेशर्मी से तुझे ये सब करने दिया। जिस पल मैंने दोस्ती की हद पार की थी, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। अगर हम प्रेमी नहीं बन सकते थे तो हमारे पास सिर्फ अजनबी बनने का रास्ता बचा था, पर हमने दोस्ती की हद कभी पार ही नहीं की। उसकी आवाज़ में एक भारी और जहरीला गुस्सा उतर आया। एक मायने में वो सही था। इतने सालों में हमारे बीच कभी कोई शारीरिक नज़दीकी नहीं रही थी। एक बार उसने मजाक मजाक में मेरे कंधे पर हाथ रखा था। हम इतने सालों से दोस्त हैं, क्यों ना हम एक दूसरे को ट्राई करके देखें? तुझे तो पता ही है कि मुझे इन सब मामलों में कितना एक्सपीरियंस है। मेरी धड़कनें तेज हो गई थीं। फिर भी मैंने अनजाने में ही उसे खुद से दूर धकेल दिया था। मेरा पहला रिएक्शन विरोध का था, बहुत तीखे विरोध का। समर ने अपनी भौहें उठाई थीं। क्या तुझे लगता है कि मैं गंदा हूँ? मैं मना करना चाहती थी, पर मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसकी मुस्कान ठंडी पड़ गई थी और उसने एक सिगरेट सुलगा ली थी। ठीक है, मैं समझ गया, तू जा सकती है। शायद मैं पुराने ख्यालात की थी, नीरस थी और ज़रूरत से ज़्यादा दकियानूसी थी। मुझे जिस्मानी नज़दीकियों को लेकर इतना बेपरवाह रवैया समझ ही नहीं आता था। न ही मुझे इसकी कोई ख़ास चाहत थी और न ही ये समझ आता था कि लोग सेक्स को इतनी आसानी से ली जाने वाली चीज़ कैसे मान लेते हैं। सिगरेट के साथ भी यही था। बहुत से लोग समर के सिगरेट पीने के अंदाज के दीवाने थे। उसकी लंबी और खूबसूरत उंगलियां और उनके बीच दबी सिगरेट उसे एक अलग ही कूल लुक देती थी, पर मुझे ये कभी पसंद नहीं आया। महंगी सिगरेट हो या सस्ती, मोटी हो या पतली, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे लिए उन सबसे एक ही जैसी बदबू आती थी। मेरा सब्र ख़त्म हो चुका था। जब भी मैं उसका चेहरा देखती, मुझे वो बात याद आ जाती जो उसने मेरी माँ से कही थी। मेरी माँ की याददाश्त इतनी कमज़ोर थी, फिर भी उन्हें उसके कहे शब्द एक एक करके याद थे। इसका मतलब था कि उन बातों ने उन्हें बहुत लंबे समय तक तकलीफ़ दी थी। इसका मतलब था कि वो बार बार खुद को वो बातें दोहराकर कोसती रही थीं। अब मैं अपने मुंह से निकलने वाले कड़वे शब्दों को रोक नहीं पाई। किस तरह का दोस्त आधी रात को कंडोम पहुंचाने का ऑर्डर देता है? किस तरह का दोस्त ऐसी उल्टी सीधी बातें करता है? तूने कभी दोस्ती की मर्यादा की इज्जत नहीं की। तू किसके साथ वफादार होने का नाटक कर रहा था? तुझसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बुरी किस्मत थी। कभी कभी लगता है कि जब तू लोगों को इतनी तकलीफ देता है तो अच्छा होता कि तू बाहर निकलता और किसी गाड़ी के नीचे आ जाता। सच तो ये है कि मैं बहुत लंबे समय से तुझसे नफरत करती आई हूँ। मुझे लगा था कि इतना सब सुनने के बाद समार कभी मेरे सामने अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। उसमें हमेशा बहुत एटीट्यूड था। मैंने एक बार उसे एक लड़की से रिजेक्ट होते देखा था। वो बस हंस दिया था, बेपरवाही से सिगरेट सुलगाई थी और ऐसा दिखाया था जैसे उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। किसी ने पूछा था, तू इतनी आसानी से हार मान रहा है? तू उसे पटाने की कोशिश जारी नहीं रखेगा? मैं इतना लाचार नहीं हूँ। उस वक्त उसकी नज़रें मेरी तरफ मुड़ी थीं, पर आज उसका बर्ताव मुझे हैरान कर रहा था। हर सुबह मैं 6 बजे जॉगिंग पर जाती थी, फिर सब्जी मंडी से सामान खरीदती थी। कुछ सुबह मैं किसी क्राफ्ट शॉप या बुटीक में चली जाती। दोपहर में अक्सर किसी बुक स्टोर या कैफ़े में बैठती। समर ने मेरा पूरा रूटीन रट लिया था। फिर मैं जहाँ भी जाती वो हर जगह टपक पड़ता। अगली बार जब हमारी अचानक मुलाकात हुई तो मैं तंजिया अंदाज में हंसी। क्या तेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बची है समर? उसने पूरी संजीदगी से जवाब दिया, जिसे तुम प्यार करते हो उसके पीछे जाना लाचारी नहीं होता, ये शिद्दत होती है। जब उसकी ये हरकतें बर्दाश्त से बाहर हो गईं तो लिंडा ने मुझसे कांटेक्ट किया। उसने मुझे कुछ लड़कों से मिलवाया और जोर दिया कि मैं उनसे मिलूं। हमेशा की तरह प्रैक्टिकल होकर बोली, एक अकेली लड़की उस खुले गोश्त की तरह होती है जिस पर हर कोई अपना मुंह मारना चाहता है। एक आदमी बहुत काम आ सकता है। जब समार तेरे साथ किसी और को देखेगा तो समझ जाएगा कि तेरा चैप्टर बंद हो चुका है और आखिरकार पीछा छोड़ देगा। पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था।
मुझे अभी तक अपनी ज़िंदगी का वो बेस नहीं मिला था, पर मेरी ज़िंदगी बहुत लंबी थी। मैं धीरे धीरे ढूंढ सकती थी। एक रेस्क्यू टीम, एक ट्रैवल ग्रुप, यहाँ तक कि कश्मीरी रोटी बनाने का हुनर भी मुझे प्यार में पड़ने से कहीं ज़्यादा दिलचस्प लगता था। दुनिया को इतना बड़ा और ज़िंदगी को इतना खूबसूरत देखने के बाद किसी मर्द को अपनी ज़िंदगी का सेंटर बनाने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। लिंडा ने पूछा, क्या तूने कभी शादी न करने का मन बना लिया है? क्या तू पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपनी माँ के साथ ही बिताएगी? तू जानती है ना कि शादी और एक औरत की खुद की पहचान, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। लिंडा कभी बहुत गुस्सैल और तेज़ मिजाज हुआ करती थी। शादी ने उसे बदल दिया था और माँ बनने के बाद वो बहुत नरम पड़ गई थी। मैं जानती थी कि वो ये सलाह इसलिए दे रही थी क्योंकि उसे खुद अपनी ज़िंदगी में खुशी मिल गई थी, पर मुझे यकीन नहीं था कि मेरे साथ भी कोई खूबसूरत लव स्टोरी होगी ही। अगर आगे चलकर मुझे कोई सही इंसान मिल गया तो मैं तब की तब सोचूंगी। फ़िलहाल मुझे किसी एक मर्द के नाम का ठप्पा नहीं चाहिए था ताकि मैं किसी दूसरे मर्द को दूर भगा सकूं। इसलिए मैंने सबसे आसान रास्ता चुना। अगली बार जब समार मुझे परेशान करने आया तो मैंने पुलिस बुला ली। कपूर कॉर्प का वारिस एक लड़की के ठुकराए जाने के बाद उसका पीछा कर रहा था। कपूर फैमिली के लिए यह एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। उनके अमीर समाज के मापदंड भी बड़े अजीब थे। जब समार पब्लिक इवेंट्स में एक के बाद एक नई प्रेमिकाओं को घुमाता था तो किसी ने उसे बेवफा नहीं कहा। वे इसे एक मर्द का आम बर्ताव मानकर टाल देते थे। पर जब उसने एक ऐसी लड़की का बार बार पीछा किया जिसने उसे रिजेक्ट कर दिया था तो उन्होंने उसे वफादार आशिक नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने के लायक नहीं है। फैमिली को अब कपूर कॉरपोरेशन की अगुवाई करने के लिए उस पर भरोसा नहीं रहा। इस नतीजे से मुझे बहुत खुशी मिली। इस बीच मम्मी को लाइव स्ट्रीमिंग का चस्का लग चुका था। उन्हें लाइव स्ट्रीम रूम में उन लोगों से बातें करना बहुत पसंद था जिन्हें वो अपना परिवार कहती थीं। जब मैं गलती से तीसरी बार कैमरे के सामने आ गई तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा, तो कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने क्यों नहीं चली जाती? मैंने तेरे लिए एक ट्रैकिंग टूर का फॉर्म भर दिया है। 3 दिन और 2 रातों की वो ट्रैकिंग ट्रिप मुझे बहुत सी बातें भुलाने के लिए काफ़ी थी। ज़्यादातर इसलिए क्योंकि मैं इतनी थक चुकी थी कि कुछ सोचने समझने की हिम्मत ही नहीं बची थी। गाइड बड़ी आसानी से मूंगफली चबाते हुए और बातें करते हुए चढ़ रहा था। उसके बगल में मैं किसी पुरानी बस की तरह हाँफ रही थी जो पहाड़ पर चढ़ने में हाँफती है। भले ही ये एक ट्रैकिंग ट्रिप थी, पर किसी ने भी हल्का सामान नहीं बांधा था। एक बंदा तो अपने साथ 2 मुर्गियां लाया था, दूसरा एक बहुत बड़ी लोहे की कड़ाही उठाए हुए था। हम चोटी पर पहुंचे, सीधे ज़मीन पर बैठे और फिर उन लोगों की तरह खाना पकाने लगे जो यह काम सालों से करते आ रहे हों। आखिरी दिन मैंने एक एक करके सबको अलविदा कहा। फिर जब मैं मुड़ी तो सामने समर खड़ा था। वो मेरे पास नहीं आया, बस दूर खड़ा रहा। एक लंबे सन्नाटे के बाद उसने ज़बरदस्ती एक फीकी सी मुस्कान चेहरे पर लाई। मैं अलविदा कहने आया था। कपूर फैमिली ने विदेश में एक नई ब्रांच खोली है। सब इस बात पर सहमत हुए कि मुझे ही उसे संभालने जाना चाहिए। वो ब्रांच बहुत छोटी है और वहाँ स्टाफ भी कम है, और समर बिना उस रुतबे और पहचान के किसी अनजान देश में बहुत संघर्ष करेगा जिसके दम पर वो यहाँ उड़ता था। देखने में तो ये प्रमोशन लग रहा था, पर सच ये था कि फैमिली ने उससे हाथ खींच लिए थे। वो कड़वाहट से मुस्कुराया, तुझसे मिलना मेरी ज़िंदगी की सबसे बुरी किस्मत थी। अब मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूँगा। जब तक हम में से कोई जानबूझकर एक दूसरे को न ढूंढे, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। मैं मुस्कुराई। इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कोई और नहीं हो सकती। मम्मी की गाड़ी पास ही इंतज़ार कर रही थी। उन्हें अभी हाल ही में ड्राइविंग लाइसेंस मिला था और वो ट्रैकिंग ख़त्म होते ही मुझे लेने के लिए बहुत बेताब थीं। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने रियरव्यू मिरर में देखा। समर का वजूद छोटा होते होते पूरी तरह गायब हो गया। मुझ पर हल्की सी धूप आ गिरी। रेडियो पर मौसम का हाल बताया जा रहा था। लगातार हो रही बारिश का दौर आज आधिकारिक रूप से ख़त्म हो गया है। लंबे इंतज़ार के बाद धूप वापस आ गई है। आने वाले दिनों में देश के ज़्यादातर हिस्सों में तापमान बढ़ने की उम्मीद है। आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। ड्राइविंग सीट पर बैठी मम्मी गुनगुना रही थीं। उन्होंने हाल ही में अपने बालों को हल्का सा कर्ल कराया था और आंखों पर एक सस्ता पर बिल्कुल साफ चश्मा लगा रखा था। उनके अपने शब्दों में वो अब फैशनेबल हो गई थीं। मम्मी, मैंने पूछा, क्या आप अपनी इस ज़िंदगी से खुश हैं? उन्होंने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मैं इससे ज़्यादा खुश कभी नहीं रही। ये मेरी पूरी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा हो सकता है। मैंने तुरंत उनकी बात काटी। अभी आगे इससे भी कई हसीन लम्हे आने वाले हैं। सबसे खूबसूरत दिन तो अभी आने बाकी हैं।